And welcome to Beyond the Bladder, where science meets real world practice. This is the exclusive series on bladder health initiated by Intas Pharmaceuticals, one of the leading pharmaceutical company in India. Viewers, today we are going to discuss a condition that affects millions and yet goes undiagnosed and untreated. Overactive bladder, or we call it OAB, comprising the symptoms like urgency, frequency, urination, nocturia, and often the leakage. It may appear very simple initially, but they can deeply impact the quality of life like sleep, confidence, travel, productivity, and overall quality of life of the sufferers. The good news is that OAB is treatable, and with newer therapies, better awareness, patient outcomes can improve significantly. To discuss this important topic, we are joined by Dr. Anita Patel Madam, a prominent urologist and expert in overactive bladder from Mumbai. Welcome, Madam. So today, to discuss this very important issue of OAB, we have डॉक्टर अनीता पटेल मैडम स्वागत है आपका। और जैसा कि आजकल सोसाइटी में लोग उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो किस बीमारी से, किस परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, और ओवर एक्टिव ब्लैडर एक उनकी समझ में पूरा नहीं आता है, तो क्या आप प्रकाश डालेंगी कि व्हाट इज़ ओवर एक्टिव ब्लैडर एंड हाउ दे हैव टू अंडरस्टैंड एंड रीच आउट? श्योरली। एट द आउटसेट थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और पहली बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये समस्या ज़रूर है, लेकिन बीमारी नहीं है इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो कोई स्पेसिफिक डिसीज़ के कारण नहीं होता है, वो एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स है जी। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, ओवर एक्टिव ब्लैडर, मतलब जो ब्लैडर ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रही है जी। जैसे छोटे बच्चे ओवर एक्टिव रहते हैं, मतलब ज़्यादा चुलबुले रहते हैं, क्वाइटली बैठना नहीं चाहते हैं। जिन पेशेंटों में ये ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या हो, उनकी ब्लैडर ज़रूरत से ज़्यादा चुलबुली है। ओके। थोड़ी सी भर जाने पे बहुत तेज सिग्नल देती है। वो सिग्नल के कारण पेशेंट्स क्या महसूस करते हैं? अर्जेंसी महसूस करते हैं। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर जब हम डिफाइन करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है अर्जेंसी जी। अर्जेंसी मतलब मुझे ब्लैडर का सिग्नल मिले तो मुझे जाना ही है जी। कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि उन्हें वो पेशाब रोकना इतना मुश्किल हो जाता है कि वही के वही पेशाब छूट जाने की पॉसिबिलिटी है। तो हम ओवर एक्टिव की डेफिनेशन में दो तरह की ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं जी। एक है ओवर एक्टिव ब्लैडर ड्राई, मतलब जिन्हें पेशाब की अर्जेंसी हो, बार बार जाना पड़े मगर वो रोक पाते हैं जी। उसका मतलब है उन्हें कपड़े गीले होने का डर नहीं है, तो इन्हें हम कहते हैं OAB ड्राई जी। और दूसरा ग्रुप है जिन्हें इतना तेज सिग्नल मिलता है कि यहाँ से वहाँ पहुँचना मुश्किल है और पेशाब का लीकेज होता है, उन्हें हम कहते हैं OAB वेट। जनरली अर्जेंसी के साथ बार बार जाना, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो भी उसका एक कंपोनेंट है। और कभी कभी दिन और रात, मतलब सिर्फ दिन में नहीं लेकिन रात में भी बार बार जाना पड़े, तो इसकी डेफिनेशन हम कहते हैं अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, नॉक्चुरिया। तो ये तीनों कंपोनेंट है तो एक्चुअली पूरा OAB का डेफिनेशन हो जाता है। इसमें एक ग्रुप है जो कि ड्राई है और दूसरा ग्रुप है जो कि वेट है। तो ऐसा लोग सोचते हैं कि जब लीकेज हो जाए तभी उन्हें भाग के जाना चाहिए इलाज के लिए, ऐसा नहीं है, जबकि OAB की ये तीनों सिम्टम्स हैं। हाँ जी। तो इतनी परेशानी के बाद डॉक्टर साहब मरीज फिर ओपन अप नहीं होते हैं, वो बता नहीं पाते हैं, ये क्या कारण हो सकता है और उनको क्या करना चाहिए? तो पहली चीज़ है कि हम आमतौर पे पेशाब के बारे में बातें तो नहीं करते हैं। कभी दो दोस्त भी मिले तो वो पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, बच्चे क्या कर रहे हैं जी, जो भी कुछ।
हार्ट के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, अरे मुझे हार्ट अटैक आ गया, मतलब हम कोई प्रेस्टिजियस ग्रुप में है सोसाइटी, जी जी, क्योंकि हमें भी हार्ट अटैक स्टेटस शो करते हैं, ये नहीं बात करते कि अरे मैं अभी पेशाब के लिए भागना चाहता हूँ जी, क्योंकि जी। मुझे बहुत तेज पेशाब आई। जी जी, सो OAB हमारे सोशल कंडीशनिंग के कारण हम उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल बात नहीं करते। और दूसरी चीज़, अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स कहूँ, जी जी, तो इंडियन स्टैटिस्टिक्स है जो कि हमने ऑन बिहाफ ऑफ यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया हमने उसके बारे में काफ़ी सारा रिसर्च किया है। तो अगर मैं स्टैटिस्टिक्स दूँ तो फ्रॉम 12% टू 27% जी, पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम OAB की समस्या से पीड़ित है। ओहो, 1/4 पॉपुलेशन हमारी मगर अफेक्टेड। जी बहुत कम प्रोपोर्शन 10% ही उसके बारे में बात करते हैं। जी, बाकी लोग शायद सोचते हैं कि अरे ये कैसे बताओ, ये बहुत ऑकवर्ड बात है, और अगर बताओ तो भी उसके लिए कोई इलाज शायद ना हो। जी, तो A, our social conditioning prevents us from talking about it. ओके, और B, if you take gender wise distribution, तो as compared to men, ये महिलाओं में समस्या ज़्यादा दिखाई देती है। ओके, तो अगर घर में हेल्थ की बीमारियों की प्रायोरिटी में देखूं तो लेडीज़ों की और पेशाब की कंप्लेंट सबसे बॉटम प्रायोरिटी है, सबसे पहले प्रायोरिटी, जबकि वो ज्यादा प्रीडिस्पोज है। सबसे पहली प्रायोरिटी है किसी दूसरे इम्पोर्टेंट लोगों जी। की हेल्थ की समस्या, उसमें छोटे बच्चे भी है, उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। जी जी जी, खास करके लेडीज वुड प्रेफर कि भाई मेरे बच्चे को अगर कोई तकलीफ है, मेरी जो भी समस्या है मैं पीछे रखूं। तो which is one of the reason why in India OAB we don't talk about it. तो जब भी मैं पेशेंटों को काउंसिल भी करती हूँ तो मैं पहली चीज़ उन्हें बोलती हूँ कि प्लीज टॉक अबाउट इट। तो उनको संवाद भी करना है, और उम्र ही एक रीजन है ऐसा नहीं है, किसी नौजवान को भी हो सकता है, किसी ग्रोन अप को भी हो सकता है, और एक बुजुर्ग को भी हो सकता है। तो जब भी रिलेटिवली यंग लोगों में ये समस्या है, लेट्स जी। से वी आर लुकिंग एट विमेन हाँ हाँ, पेशेंट पॉपुलेशन, अगर हम देखें और अगर लेडीज़ों के ऊपर हम ध्यान फोकस करें तो यंग लेडीज़ों में इसके हमें कोई वजह मालूम ही नहीं है। अच्छा, जिसे मेडिकल लिंगो में हम कहते हैं इडियोपैथिक। इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब जिसके पीछे कोई वजह है ही नहीं। जी जी, लेकिन ये यंग महिलाएं फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्चुरिया से पीड़ित है। जी, जैसे उम्र बढ़ती है तो एज वी अप्रोच मेनोपॉज, एज विमेन अप्रोच मेनोपॉज, तो पीरियड बंद होने के टाइम उसके एक 10 साल पहले से लेके उसके बाद में, अच्छा, जिसे अच्छा। हम पेरीमेनोपॉज कहते जी, जी। हैं, वो टाइम में शरीर में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं एंड एज अ रिजल्ट ये समस्या दोबारा अपना सर उठाती है कि बार बार जाना, कंट्रोल छूट जाना। लास्टली बढ़ती उम्र के साथ जी, जेंट्स और लेडीज दोनों को इक्वल मात्रा में ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या दिखाई देती है। अच्छा तो अच्छा, अगर आपकी उम्र है 75 एंड अबव, इट रियली डजंट मैटर इफ यू आर अ मैन और अ वुमन, OAB की समस्या They are आपको more होने exposed. का चांस बहुत ही बहुत ज्यादा है। ज्यादा। लेकिन बढ़ती उम्र ये एक ही वजह नहीं है, बढ़ती उम्र एक तरह का पैकेज है, उसमें डायबिटीज है, जी, जी, किसी को स्ट्रोक हुआ है, किसी को पार्किंसन है, किसी को और कोई बीमारी है। तो ये सभी बीमारियां अपनी निशानी पेशाब की थैली पे छोड़ती हैं। तो डायबिटीज है तो ऑलमोस्ट 30-40% डायबिटिक्स किसी ना किसी ब्लैडर की कंप्लेन के शिकार बने। जी जी जी, अगर स्ट्रोक है या किसी को वी कॉल इट क्या अर्धांगवायु जी जी जी, जिसे कहते हैं, सो ऐसे पेशेंटों में ऑलमोस्ट 50% विल हैव सम काइंड ऑफ ब्लैडर कंप्लेन and last is Parkinson's. Okay. These three conditions because they are relatively common in elderly population. जी, जी, So apart from age, these three are the conditions which Oh. will also lead to overactive bladder. तो बढ़ती उम्र के साथ ये सब बीमारियों भी होती है और ओवरएक्टिव ब्लैडर का चांस उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर आपने सोसाइटी के लिए ओपन अप किया, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये डायबिटीज़ की वजह से मैं पेशाब जा रहा हूँ क्योंकि एंटी डायरेटिक खा रहे होंगे, या वो CNS का कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर पेशाब से संबंधित समस्या है तो उनको सीधे यूरोलॉजिस्ट के पास जाना ही चाहिए, बशर्ते वो कोई भी प्राइमरी इलाज करा रहे हों या पॉलीफार्मेसी उनके पास हो। सही बात है। पहले फैमिली के साथ बात कीजिए, वो शायद फैमिली डॉक्टर के पास आपको जी, लेके जी, जाएंगे। आइडियली उसका पास सीधा यूरोलॉजिस्ट के दरवाजे पे जाना चाहिए, जी, क्योंकि
अगर सही डायग्नोसिस हो गया तो सही ट्रीटमेंट मिलने का चांस है। जी जी जी। सिंपल एज दैट। तो चुप बैठे ना और ये एंटीसिपेट ना करें कि ये किसकी वजह से हुआ है, खासकर बुजुर्गों में। जी जी। यस। और कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस से इसमें निदान मिल सकता है, या मेडिकल मैनेजमेंट है या सर्जिकल मैनेजमेंट है? आप ऐसे है, पहले डायग्नोसिस के लिए हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई कितने बार आप जा रहे हो, हर जी जी 1-2 घंटे में जा रहे हो क्या? अगर आप बम्बई में रहते हो तो मैं पूछती हूँ यहाँ से पुणे जा पाओगे? 4 घंटे का जर्नी है। इनवेरेबली ओएबी के पेशेंट्स कहेंगे कि नहीं, मेरे लिए गाड़ी रुकानी पड़ेगी जी। तो वो एक तरह का क्लू है मेरे लिए। दूसरा, अगर वेटिंग एरिया में पेशेंट वेटिंग है, उसमें वो 2-3 बार जाके आएंगे बिफोर आई इवन कॉल देम। जी जी। क्योंकि उतनी ब्लैडर उनकी परेशान कर रही है। अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री हम तपास करते हैं तो देखते हैं कि भाई ऑब्वियसली शरीर पे और कोई निशानी है, जैसे कि लेडीजों में मेनोपॉज के एज ग्रुप में कुछ बदलाव आए हैं क्या? जी जी। जेंट्स में अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई हो तो let's say about 30-40% of prostate enlargement patients will also suffer from frequency urgency. तो we have to make sure as urologists कि भाई प्रोस्टेट का बढ़ापा ये इसके पीछे वजह है या नहीं। ओके। तो उसके लिए अलग तरह के जांच होते हैं। अगर मुझे OAB का निदान करना है तो पहली चीज इन्फेक्शन नहीं है ना, वो मैं देखूंगी। तो सिंपल यूरिन का जांच करना है। फिर शुगर है या नहीं। कभी कभी OAB इज द फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ डायबिटीज। ओके। अगर कोई 50-60 इयर्स का पेशेंट हो और मुझे बोलते हैं कि बार बार मुझे जाना पड़ता है तो मैं बोलूंगी चलो पहले डाउट ये है कि आप टेस्ट कराइए। जी जी। और अगर डायबिटीज कंट्रोल में आ गया तो हो सकता है कि उन्हें हमारी जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि ब्लैडर के सभी सिम्टम्स कंट्रोल नॉर्मल आ जाएंगे। तो हम शुगर चेक करेंगे। जी जी। तीसरी चीज, अगर सोनोग्राफी की सुविधा हमारे क्लिनिक पे अवेलेबल है तो पेशाब करने के पहले और पेशाब के बाद पेशाब की थैली में कितना वॉल्यूम है और पूरी खाली हो रही है या नहीं। जी जी जी। और अगर जेंट्स पेशेंट है तो ऑल जेंट्स पेशेंट हम पेशाब की फ्लो की टेस्ट करेंगे। तो ये बेयर मिनिमम जांच है जिससे हमें एक ब्रॉड आइडिया आती है। तो अगर बार बार जा रहे हैं, यूरिन क्लियर है, सोनोग्राफी क्लियर है और पेशाब का फ्लो भी सही है, लेकिन भाग रहे हैं पेशेंट, मतलब 99% OAB है, इडियोपैथिक कारण नहीं है लेकिन समस्याएं आपकी। तो पहली चीज जो आपने मुझे पूछा था कि ट्रीटमेंट किस तरह से करें। जी जी जी। तो ट्रीटमेंट का हिस्सा है पेशाब का रिकॉर्ड रखना, जिसे हम ब्लैडर डायरी कहते हैं। जी। नाउ यू विल से हाउ इज इट अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट? जब भी पेशेंट खुद पेशाब का रिकॉर्ड लिखते हैं, मतलब 24 घंटों में हर बार पेशाब के लिए जाते हैं तो कितने बजे गए और बर्तन में मेजर करना है पेशाब वॉल्यूम कितना लीटर हो गया। जी। हर बार उन 24 घंटों में, दिन हो या रात हो, उन्हें लिखना है। इन एडिशन उन्हें ये भी लिखना है कि अगर कपड़े गिल्ले हो गए तो लीक हो गया, ऐसे लिखना है। ओके। तो वन लुक एट इट एंड आई नो कि भाई ये बंदा सचमुच बहुत बार जा रहा है। अभी ये ब्लैडर डायरी में हम ये भी देखते हैं कि हर बार कितना पेशाब आप कर रहे हैं। अगर पेशेंट 1-2 घंटों में हर बार 500 ml कर रहा है तो 24 घंटों की एडिशन बहुत सारी हो जाएगी, 7-8 लीटर हो जाएगी। जी जी। उसका मतलब है शायद वो जरूरत से ज्यादा पानी पी रहा है। हाँ। या तो पॉलीयूरिया की दूसरी कोई वजह हो। जी। तो फिर हमारा फोकस इतना ब्लैडर पे नहीं होगा, हमारा फोकस उसकी दूसरी वजह, दूसरे कंडीशंस पे होगा। बट साथ साथ में मैं शायद पेशेंट को बोलूंगी कि आप पानी ज्यादा ले रहे हो, इतना पानी लेना जरूरी नहीं है, पानी कम कीजिए, एंड यू विल बी सरप्राइज कि उनकी कंप्लेन निकल जाती। क्योंकि शायद इतना सारा प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया पे कि पेशाब की शिकायत है, आप पानी ले लीजिए, कोई ये नहीं कहता है कि कितना पानी लेना चाहिए। तो हमारे काफ़ी मरीज हैं जो दिन में 7, 8, 9 लीटर पानी पी रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट दे स्पेंड द होल डे इन वॉशरूम। तो फिर नो वंडर उन्हें बार बार जाना पड़ेगा। तो ये ब्लैडर डायरी में हमें ये भी रियलाइज होता है कि कितना अगर पेशाब का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो ऐसे पेशेंट को हम पेशाब सिर्फ मेजर नहीं करना है, पानी कितना ले रहे हैं, इनटेक भी उसमें ये भी हम देखते हैं कि चाय कॉफी कितना ले रहे हैं। जी जी। क्योंकि टू मच ऑफ टी एंड कॉफी वो एक तरह के ब्लैडर स्टिमुलेंट है और हो सकता है उसके वजह से उन्हें बार बार जाना पड़ता है। जी जी। सेकेंड थिंग इज डिनर कितने बजे आप खा रहे हो। हाँ। अगर बहुत लेट खाना खाया और फिर उसके 1 घंटे में आप सो गए तो जो आपके पेट में गया है वो तो पानी बनने ही वाला है। जी। तो फिर रात को आपको बार बार उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा।
अगर हम डिनर और बेड टाइम में 2.5 घंटों का अंतर रखें, ओके, और डिनर के बाद जो भी पानी लेना है वही समय लेना है, उसके बाद 1-2 घंटे पानी लेना ही नहीं है। बेड टाइम के पहले वॉशरूम जाके आना है, तो फिर रात की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बहुत पेशेंटों को आदत है रात को पेशाब के लिए उठते हैं तो वो थोड़ा एक पानी दोबारा पी लेते हैं, या बेड के बाजू में बहुत प्राउड ग्लास मुझे रखते कहते हैं बैठे कि मैं तो पानी बेड के बिस्तर के बगल में ही रखता हूँ। जी जी जी, मैं बोलती हूँ वो पहला फेंक दीजिए, क्योंकि हम कोई मनी प्लांट का पौधा नहीं कि पानी डालते बार बार डालते रहे। We don't, Indians I feel drink more than what they need. And that is because we are the victims of social media propaganda. हमारी प्यास हमें बताती है कितना पानी मुझे पीना चाहिए जी। ये कोई दवा नहीं कि हम पीते रहे ताकि हम तंदुरुस्त हो। और एकदम आपने सही बताया डॉक्टर साहब, कई ऐसे लोग हैं जो सुबह 5-6 गिलास या 2 लीटर पानी पी लेते हैं। वो तो जाना ही है, गलत हैबिट है। अगर मैं नाश्ता, लंच और डिनर तीनों मील सवेरे 7 और 8 के बीच में खा लूं, तो क्या दशा होगा पेट का? सेम उनके तो ब्लैडर पे पूरे दिन होगा। की रिक्वायरमेंट, मुझे हम कोई रेस में नहीं है, पूरे दिन की रिक्वायरमेंट सवेरे उठ के कैसे भी खत्म करी, जी, मुझे जी, पूरे दिन देखना ही नहीं पड़े, बिल्कुल गलत है। सो वाटर इनटेक इज एज पर आवर थर्स्ट, एज पर आवर स्वेटिंग पैटर्न। अगर हम जिम जा रहे हैं तो उसके लिए एडिशनल पानी लेना है, बट अदरवाइज एवरेज इंडियन मेल हु इज नॉट अ मैनुअल लेबरर, बहुत ज्यादा आउटडोर नहीं है, स्वेटिंग ज्यादा नहीं है, 2 liters इज मोर देन इनफ इन 24 आवर्स। अगर आप ज्यादा करके एसी में हो, आपके काम में स्पीच का ज्यादा काम नहीं है, जैसे लॉट ऑफ आईटी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका ज्यादा कंप्यूटर के सामने माउस पकड़ के काम है, तो वेयर विल दे लूज फ्लूइड्स फ्रॉम? हार्डली एनी। तो फिर इतना सारा पानी पी के वो वॉशरूम जाते रहेंगे। सो कस्टमाइज योर लिक्विड इनटेक बेस्ड ऑन योर थर्स्ट एंड योर प्रोफेशन। सो इनफैक्ट आई टेल देम इतना ज्यादा पानी मत लीजिए, कॉफी टी कम करके दीजिए, मतलब बंद भी नहीं करना है। दिन में 2 चाय के कप लेने से किसी का नुकसान नहीं। ओके, अगर मैं 10 बार ले रही हूँ तो वो गलत। अर्ली डिनर और डिनर के लास्ट लिक्विड लेने के बाद और बेड टाइम, आपने बोला 2.5 घंटे का, 2-2.5 घंटे का फर्क है। ऑल ऑफ दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। ओके, इन एडिशन इफ इट्स अ फीमेल पेशेंट, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी। ये पेल्विक फ्लोर लेडीजों में या तो बार बार डिलीवरी के कारण, वजाइनल डिलीवरी के कारण, या तो बढ़ते उम्र के साथ मेनोपॉज में जो चेंजेस होते हैं, मसल्स थोड़े वीक हो जाते हैं। अभी हमारे कंट्री में हम पेल्विक फ्लोर का इम्पोर्टेंस समझते ही नहीं है। स्कूल गर्ल्स को देना चाहिए जी जी, जो हम नहीं देते हैं। तो ये अवेयरनेस बेसिकली स्कूल तक जाना चाहिए। I am crying horse कि as a part of sex education, please teach them what is pelvic floor. अगर सही उम्र में वो pelvic floor की एक्टिविटी इम्प्रूव करे, स्ट्रेंथ इम्प्रूव करे, तो फिर half the urologists will be out of work. करेक्ट, क्योंकि मरीज ही नहीं आए। सिंपल बात। जी जी। तो if I am aware of my pelvic floor, I'll take care of it. जैसे हम जिम जाते हैं, ट्रेडमिल पे भागते हैं, ऑन द स्पॉट जो भी बाइसिकल करते हैं, जो भी करते हैं, साथ साथ में पेल्विक फ्लोर को ध्यान देना है। और दिन में 3 सेट्स ऑफ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करना है। सिंपल है, 5 सेकंड टाइट करे पेल्विक फ्लोर, 10 सेकंड रिलैक्स करे, और ये 15 बार रिपीट करे। उसमें आपके 2.5 मिनट जाएंगे। तो अपनी नॉर्मल दिनचर्या में भी छोटा सा समय निकाल के कर सकते हैं। के पहले एक सेट कीजिए, दोपहर को एक कीजिए, एक रात को कीजिए। मतलब अपने लिए दिन के एक 12-13 मिनट दे दीजिए पेल्विक फ्लोर के लिए। अगर मैं पार्लर जाके बाल स्ट्रेट करती हूँ तो इससे ज्यादा टाइम लगता है आने जाने में, 1 घंटा जाता है। मैं पेडिक्योर करती हूँ, मैं और कुछ क्या करती हूँ, उतना ही इम्पोर्टेंट है पेल्विक फ्लोर का हेल्थ। तो प्लीज लुक आफ्टर द पेल्विक फ्लोर। तो और वो मैं तभी समझूंगी अगर मुझे स्कूल में सिखाया गया, बताया गया। तो इसका मतलब अवेयरनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ज्यादातर लोग कॉपी करते हैं कि हमारे दादाजी गांव में थे, वो इतना पानी पीते थे, बट अभी शहर के ऑफिस में बैठे हैं, जरूरी नहीं कि वो उतना इनटेक करें। और एक ये है कि ये कोई खानदानी बीमारी नहीं है जी। मेरी दादी को थी, मेरी मम्मी को थी, मुझे होनी ही है। नो, कोई जेनेटिक कनेक्ट नहीं है इसका। नो, connective tissue strength is related genetically, but development of OAB or its control is largely individual. Okay. तो ये जरूरी ही नहीं है। So that is the other. Correct. तो मैडम ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। आई थिंक स्कूल से लेके ऑफिस तक सबकी जिम्मेदारी है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों में एक मानसिकता है कि
OAB, UTI, BPH, खासकर अगर वो मेल हैं, तो वो एक दूसरे के बारे में इंतज़ार करते रहते हैं कि हमें तो हो ही नहीं सकता। तो इसका क्या निदान के पहले उनको क्या करना चाहिए, और अगर वो फिजिशियन तक जाते हैं, अपने फैमिली फिजिशियन तक, तो कौन सा टाइम है जहाँ ट्रिगर होके वो एक यूरोलॉजिस्ट तक पहुँचें जिससे उनको एक्चुअल इलाज मिल सके इसका? अगर सिंपल UTI ना हो, जो कि फैमिली डॉक्टर आसानी से ट्रीट करता है, बाकी रूटीन टेस्ट नॉर्मल हो, लेकिन पेशेंट बार बार जा रहा है, स्पेशलिस्ट को दिखाना है। जी जी। अगर मेल पेशेंट है तो 100% स्पेशलिस्ट को दिखाना है। ओके। क्योंकि मेल पेशेंट मिडिल एज हो तो प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड OAB नहीं होगा, उसकी कोई वजह होगी। अगर फीमेल पेशेंट है तो शायद फैमिली डॉक्टर के लेवल तक ट्रीट सकते हो। ये बाकी जो चीज़ें हमने ऑलरेडी बताई है वो सब कर सकते हो। मेल पेशेंट है तो पहले इन्वॉल्व यूरोलॉजिस्ट, फीमेल पेशेंट है तो जो भी फैमिली डॉक्टर बता रहे हैं वो कर लीजिए। इफ देयर इज नो रिलीफ, प्लीज इन्वॉल्व यूरोलॉजिस्ट। ओके ओके। सो आपने लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट और एक अवेयरनेस और एक्सरसाइजेस बताए मैडम, बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या ऑफरिंग्स थी, क्या डेवलपमेंट है, और आप उसको कैसे देखते हैं OAB के निदान के लिए आने वाले समय में? OAB पेशेंट्स की ब्लैडर ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रही है जी, ओवर एक्टिव है जी, तो हमें वो ओवर एक्टिविटी काबू में लानी है जी। ऐसी दवाइयाँ रहती हैं जो पेशाब की थैली का चुलबुलापन कंट्रोल कम करती है। अच्छा, सिंपल दवाइयाँ हैं। बहुत बरसों पहले बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम की दवाइयाँ थी। एक था फ्लेवोक्सेट करके कंपाउंड है फार्माकोलॉजिकल, जिसका काम है पेशाब की थैली को रिलैक्स करना जी। माइल्ड ड्रग है लेकिन फायदा होता है, लेकिन हाँ, बहुत ही माइल्ड है जी। अगर हम उसके 2 स्टेप आगे जाएं तो एंटी मस्कैरिनिक ग्रुप है जो शुरू में लेट्स से 20-25 साल पहले जी ऑक्सीब्यूटिनिन करके दवा अवेलेबल थी। हाँ, इसका भी काम है पेशाब की थैली के मसल्स को रिलैक्स करना जी। इफेक्टिव दवा है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक था कि ओरिजिनल फॉर्मेट में वो दिन में 3 बार लेनी पड़ती थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके स्पेशल फॉर्मुलेशंस आ गए, फिर दिन में 2 बार और बहुत एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन दिन में 1 बार भी हम ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट प्रोफाइल है जी। ब्लैडर पे अच्छा असर है, लेकिन 2 बहुत प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट उसके हैं। एक तो मुंह ड्राई होना, सूखना और कॉन्स्टिपेशन। ये एल्डरली लोगों में परेशान करने वाला साइड इफेक्ट। तो ये दोनों उनको डरा देता है, कई बार डरा देते हैं जी। ये बिलोंग करता है एंटी मस्कैरिनिक ग्रुप ऑफ ड्रग जी। वही ग्रुप में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नई नई दवाइयाँ आने लगी जी। एक है सोलिफेनेसिन करके दवा है, दूसरा है डारिफेनासिन जी। ये दोनों दवाइयाँ थोड़ी सिलेक्टिव है, मतलब पेशाब की थैली पे ज़्यादा प्रिसाइज काम करती है और साइड इफेक्ट प्रोफाइल कम है, माइल्ड है। तो ज़्यादा करके जब भी पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आते हैं, बाकी सब चीज़ें हमने रूल आउट कर दी, डायग्नोसिस पक्का कर दिया, तो ऐसे पेशेंटों में अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल हम दवाइयाँ शुरू कर देते हैं जी मैडम, एक्चुअली एज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट ट्रीटमेंट ओनली। ये हम क्यों कर रहे हैं? हम लाइफस्टाइल, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, लाइफस्टाइल चेंज होने में कम से कम समय लगेगा, लंबा 3 से 6 महीने लगते हैं जी। कोई मुझे बोले कि कल से आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, मैं नहीं करने वाली, चाय छोड़ दूं, मैं नहीं करने वाली हूँ, लेकिन मैं कोशिश करने वाली हूँ। तो कोई भी कोशिश में टाइम जाता है, समझ जाएगा। व्हाइल वी आर अटेम्प्टिंग टू चेंज अवर लाइफस्टाइल, मेडिकेशंस टेक ओवर एंड दे जेन्युइनली वर्क। अगर मेरा डायग्नोसिस सही है तो मेडिसिन से फायदा होने ही वाला है। Exactly. तो फिर कोई पेशेंट बोलेगा कि मैं फिर मेडिसिन ही ले लूँ, बाकी चीज़ें मैं क्यों करूँ? तो फिर मैं बोलूँगी कि अगर आपको हार्ट अटैक है तो आप सिर्फ स्टेंट लगवा दीजिए, बाईपास करवा दीजिए, उससे तो काम नहीं होगा। एक्सरसाइज मत करो, अपनी जगह पे बैठे रहो, वजन पे ध्यान मत दो, कुछ भी मत करो। ये तो आपको कम्प्रिहेंसिव चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे फसल मैं मेरे लिए क्या कर रही हूँ, डॉक्टर इतना सारा कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना है? लाइफस्टाइल, वो लाइफस्टाइल में करना है, वेट लॉस करना है, मेरी शुगर को कंट्रोल में रखना है। इन एडिशन डॉक्टर की जो दवा है वो जरूर मुझे मदद करने ही वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री मील। कोई भी दवा नहीं है जो बिना साइड इफेक्ट है, तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा जी। तो वो साइड इफेक्ट लंबे असर तक हमें नहीं देना है पेशेंट।
तो यूजुअली we start the patient with some medication amongst whatever groups that I told you as the first line. उसके साथ साथ जो भी लाइफस्टाइल चेंज है, 3-4 महीने बाद मैं पेशेंट को दोबारा बुला के पूछती हूँ कि आपका अभी कैसे चल रहा है. 90% ऑफ पेशेंट्स विल से आई एम अ लॉट बेटर. फिर फर्स्ट थिंग आई विल डू, मैं धीरे धीरे दवाइयाँ कम करते हैं और लाइफस्टाइल कीगल चीजें, और पेशेंट को अर्ज इनहिबिशन का टेक्निक सिखाती हूँ. जैसे कि अगर मुझे तेजी से पेशाब आया है, फर्स्ट थिंग मुझे भागना नहीं है वॉशरूम, मुझे मैं जो भी करूँ वो छोड़ के पहले बैठना है. टेक अ डीप ब्रेथ एंड टाइटन द पेल्विक फ्लोर. ओके, अपनी बॉडी में सर्किट है, मैं पेल्विक फ्लोर टाइटन करूँ तो ऑटोमेटिकली ब्लैडर का सिग्नल में इंटरप्शन आ जाता है. जी जी जी. मैं स्विच बंद कर दूँ तो लाइट चली जाती है, एक तरह का स्विच है. मैं पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्ट करूँ तो ब्लैडर के सिग्नल अबॉर्ट हो जाती है. एंड सरप्राइज देन आई फील कि अरे अभी मुझे इतना तेज पेशाब नहीं आ रहा है. ओह, तो शरीर ही एक नई प्रक्रिया पकड़ लेता है. देन आई शुड गेट अप एंड देन क्वाइटली वॉक टू द वॉशरूम. दिस इज कॉल्ड एज अर्ज इनहिबिशन टेक्निक. ओके, वेदर आप मेल हो या फीमेल हो, ये सिखाना पड़ता है और हमें सीखना पड़ता है. इससे बहुत हद तक फायदा हो जाएगा. इफ यू आर एबल टू डू ऑल ऑफ दिस, धीरे धीरे मैं मेडिसिन टेपर करूंगी. इवेंचुअली माई एम इज टू स्टॉप द मेडिकेशन सो दैट अपनी खुद की मसल कंट्रोल के साथ, अपनी विल पावर के साथ, अपनी इम्प्रूव्ड लिक्विड कंट्रोल के साथ एटसेट्रा एटसेट्रा पेशेंट अपने शरीर को दोबारा नॉर्मल दौर में लेके आए. जी जी. अभी इसमें भी एक ग्रुप है जो ये सब करने के बावजूद, एंटी मस्कारेनिक दवा देने के बावजूद उन्हें फायदा नहीं है. उनके लिए थोड़ी अलग तरह की दवाइयाँ आजकल मार्केट में है. जी जी जी. और ये ग्रुप को हम कहते हैं बीटा 3 स्टिमुलेंट. अच्छा. इट्स अ वेरी पावरफुल ग्रुप ऑफ ड्रग. आई थिंक रफली पिछले 7-8 साल से इंडिया में अवेलेबल है. डेफिनेटली पिछले 5 साल से तो है ही. जी जी, प्रोमिनेंट है. मैडम शायद आप मीराविग्रॉन को रेफर कर रहे हैं. जी जी. अच्छा. इसका बेसिक एडवांटेज ऐसा है कि नॉट ओनली इट इज इफेक्टिव बट साइड इफेक्ट प्रोफाइल इज अ लॉट बेटर. ओके, लॉट फेवरेबल. तो कंप्लायंस अच्छा हो जाता है, फिर पेशेंट का कंप्लायंस अच्छा है. नॉट ओनली दैट, अगर बुजुर्ग पेशेंट है जी तो ट्रबलसम साइड इफेक्ट ना के बराबर है. अच्छा. तो अगर एल्डरली पेशेंट हो, 75 एंड अबव हो, और मुझे दवा देना है उन्हें जी, तो फिर मैं एंटी मस्कैरिनिक नहीं दूंगी, मैं मीराविग्रॉन की तरफ ज्यादा ध्यान दूंगी. उसके एडवांटेज ऐसे है कि ना ड्राई माउथ है, ना कॉन्स्टिपेशन की चिंता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एल्डरली पॉपुलेशन में इम्पोर्टेंट है, ये ड्रग ब्रेन पे असर नहीं करता है. अच्छा. जैसे कॉग्निटिव डिसफंक्शन हम कहते नहीं होते हैं जी, जो कि एल्डरली पॉपुलेशन में एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स के साथ होने की संभावना है. और विथ मीराविग्रॉन दैट पॉसिबिलिटी इज नेक्स्ट टू 0. सो कोई विजुअल इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई मूड्स में नहीं होगा, ब्रेन में नहीं होगा. कॉग्निटिव डिसऑर्डर का मतलब ऐसा है, आप समझो ये दवा ले रहे हैं, आप बाहर कोई काम पे निकले हैं, रास्ता क्रॉस कर रहे, इन द मिडल ऑफ द रोड यू विल सडनली स्टॉप. यू विल नॉट नो हु यू आर, आप क्यों बाहर हैं, आप रास्ते के बीच में हो, ट्रैफिक आ रहा है, योर ब्रेन विल सडनली स्विच ऑफ हो गया. यू डोंट हैव दैट कॉग्निशन. ये साइड इफेक्ट एंटी मस्कैरिनिक के साथ दिखाई देता है, बट मीराविग्रॉन के साथ नहीं. बहुत बड़ा एडवांटेज है. बहुत ही एडवांटेज है एल्डरली लोगों में जी. और डोज एस्केलेशन हम कर सकते हैं. लोएस्ट डोज समझो 25 मिलीग्राम चालू किया जी, जनरली 50 मिलीग्राम. मोस्ट पीपल विल रिस्पॉन्ड. अपने कंट्री में इससे ज्यादा डोज देना जरूरी नहीं पड़ रहा है. इंडियन पीपल, क्योंकि जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो जी, मेटाबॉलिक एबिलिटी अलग है, तो हम इसके ऊपर ज्यादा एस्केलेट नहीं करते हैं. जी जी. इन सम पेशेंट्स हम ये दवा एंटी मस्कैरिनिक के साथ कंबाइन करते हैं. जी जी, जिससे इफेक्ट आ जाए लेकिन साइड इफेक्ट कम रहे. लेकिन हम अपने कंट्रोल में उसको रखते हैं. मतलब एंटी मस्कैरिनिक शायद हर एक दिन छोड़ के देते हैं, मीराविग्रॉन शायद डेली देते हैं. सो बेसिकली आई विल कस्टमाइज द ट्रीटमेंट based on who's the patient, okay, what is the bladder diary telling me, what is their lifestyle, and in what way can I impact their bladder. So with these new drugs, 90% patients will be better. उसमें कोई शक नहीं है. बहुत बहुत धन्यवाद. तो जो जिंदगी सफर करके अंधेरे में बैठे हुए थे, उनके 90% लोग इससे फायदा ले सकते हैं.
सकते। और जो दर्शक हों या जो पेशेंट हों, आई थिंक उनकी जिम्मेदारी केवल एक दवा लिखी गई खाते रहने की नहीं है, बट डॉक्टर के सजेशन के साथ ही दवाई लेनी है, क्योंकि उनको शायद ये पता नहीं है, हमको नहीं पता है कि डॉक्टर साहब ने जो दवा लिखी है वो कौन सी और किस लेवल और कितने दिनों के लिए लेनी है। सही बात है। नॉट ओनली दैट, कुछ पेशेंट्स हमारे ब्लड प्रेशर के मरीज रहते हैं, उनको 2, 3, 4 गोलियां बीपी कंट्रोल के लिए चालू है जी। ऐसे पेशेंट्स में हम मिराविग्रोन देने के पहले थोड़ा सोचते हैं जी। उसकी डोज थोड़ी अपने कंट्रोल में रखते हैं जी। कोई हार्ट की इरेगुलर रिदम के मरीज रहते हैं जी। जिन्हें अलग तरह के टैबलेट्स चालू हो। ओके। ऐसे पेशेंटों में हम शायद मिराविग्रोन देने के पहले बहुत सारा सोचेंगे। ये पेशेंट प्रोफाइल बहुत माइनॉरिटी है जी। चलो 100 में से 10 लोग ऐसे रहेंगे जिन्हें मुझे मिराविग्रोन देने के पहले बहुत सोचना है। ऐसे पेशेंटों में अगर शिकायत चालू हुई है, देन they belong to the group called refractory overactive bladder। ओके। उसका मतलब है मैंने सब कोशिश की है, लाइफस्टाइल चेंज किया है, दवाइयाँ ली है, बेस्ट दवाइयाँ, बेस्ट पॉसिबल डोज, और मेरे सिम्टम्स तभी भी चालू है। ये माइनॉरिटी ग्रुप में हम दूरबीन से पेशाब की थैली में बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन देते हैं। जी जी। इसका भी टेम्पररी इलाज है। जैसे आप लोगों को शायद मालूम हो, बोटुलिनम टॉक्सिन ये लाइंस फेस जी 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 फेस में यूज करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा पे डर्मेटोलॉजी में बहुत बड़ी लेवल पे यूज है उसका। यूरोलॉजिस्ट पेशाब की थैली में यूज करते हैं और उससे ओवर एक्टिव ब्लैडर के मरीजों को काफी हद तक आराम मिलता ही है, लेकिन वो भी टेम्पररी है, जब तक उसका इफेक्ट रहेगा। लाइफस्टाइल जो मेरे हाथ और जो सबसे आसान है और खुद करना है। सबसे आसान सुनने के लिए है, करने सबसे डिफिकल्ट है, सबसे मुश्किल है, लेकिन करना चाहिए क्योंकि अपनी हेल्थ अपने हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि कई मरीजों और खासकर उनके जो रिश्तेदार होते हैं या जो आम पब्लिक है, उनकी ये धारणा होती है कि हम डॉक्टर साहब को दिखाएंगे तो मेडिसिन लिख देंगे और मेरा काम हो गया, बट वो ये नहीं समझते हैं कि ज़्यादातर शरीर खुद ही रिस्पॉन्ड करेगा, और उसके लिए इतनी बहुमूल्य सजेशन आपने दिया, तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है उसको फॉलो अप करना। और क्या इसमें कभी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, या इन सारी चीज़ों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं और OAB पे विजय पा सकते हैं लोग? बहुत रेयरली सर्जरी की ज़रूरत आज के दिन में भी लग सकती है जी। लेट्स से 20 साल पहले पिक्चर अलग था, दवाइयाँ इतनी अवेलेबल नहीं थी, बोटुलिनम टॉक्सिन का ऑप्शन नहीं था जी। और जिन पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है उनकी हम सर्जिकली पेशाब की थैली की कैपेसिटी बढ़ाते थे। ओके। बाय डूइंग अ प्रोसीजर कॉल्ड ऑगमेंटेशन। जी। टू ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, बड़ा करना। और ऑगमेंटेशन में हम अपने ही इंटेस्टाइन का पैच पेशाब की थैली पे लगाते हैं जी, ताकि मेरी पेशाब की थैली की होल्डिंग पावर बढ़े जी। नॉट ओनली दैट, हम ऑगमेंटेशन का पैच लगाते हैं तो ब्लैडर की एक साइड से दूसरी साइड तक हम छेद लेते हैं और उसके ऊपर पैच लगाते हैं, जैसे कपड़ों पे पैच लगाते हैं। जी जी जी। तो उसमें ब्लैडर का सिग्नल ट्रांसमिशन हम ब्रेक करते हैं। तो ये सिर्फ फिजिकल कैपेसिटी नहीं बढ़ाना है, लेकिन वो सिग्नल हम ब्रेक करते जो हैं, ओवर एक्टिविटी है उसको भी थोड़ा सिग्नल कम हम करना। ब्रेक कर रहे हैं। जी जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम स्पाइन में से निकलने वाले नसों को मॉड्यूलेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूरो मॉड्यूलेशन। इसमें हम यहाँ पीछे रीढ़ की हड्डी पे जहाँ पेशाब की कंट्रोल की नसें स्पाइन में से निकलती है बिफोर दे रीच द ब्लैडर, वहीं से आप उनके ऊपर हम कंट्रोल करते हैं जी। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। जी। और ये स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड शरीर में बिठाए जाते हैं, दे आर इम्प्लांटेबल इलेक्ट्रोड, और उसकी कंट्रोल बॉक्स शरीर के साइड में स्किन के अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू में बिठाई जाती है जी। और उसके कंट्रोल अपने मोबाइल से जुड़े हुए रहते हैं, वो ब्लूटूथ के साथ ऑपरेट रहता है, तो उसकी सेटिंग मैं खुद कर सकती हूँ, और ये टेक्निक को हम न्यूरो स्टिमुलेशन कहते हैं। जी जी। और दैट रेयर सब ग्रुप ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर जिन्हें सभी चीजों के बावजूद इंक्लूडिंग बोटुलिनम टॉक्सिन फायदा नहीं होता, फायदा ना हो, तो फिर न्यूरो मॉड्यूलेशन का हम जरूर रास्ता अपनाएंगे। वो प्रोपोर्शन कम है, लेकिन समझो 100 में से 3 या 4 मरीजों को इसकी जरूरत लग सकती है। वो भी ऑप्शन इंडिया में डेफिनेटली अवेलेबल है। तो मैडम ये तो बहुत बड़ी बात है, और आप तो OAB के प्रचार प्रसार और इसके अच्छे कंट्रोल के बारे में आई थिंक भारतवर्ष में आपका नाम बड़ा
अग्रगणी श्रेणी पे है और आप इसकी चेयरपर्सन रह चुकी हैं। और जिन लोगों को ऐसे समस्याओं में अगर पूरा इलाज चाहिए, आई थिंक वो आप तक पहुंचना चाहिए उसे, क्योंकि हर तरह की सुविधाएं अवेलेबल हैं। बट आम मरीज के लिए वो अपनी धारणा ना बनाए। ओएबी का ट्रीटमेंट है और स्वयं का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा आपने बार बार रिपीट किया कि वो फ्लोर एक्सरसाइजेज हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज, तो वो स्कूल से लेके जो स्कूल क्रॉस कर चुके हैं, अगर ऑफिसेज में हैं अब से शुरू कर सकते हैं। Anytime. जो एल्डरली हाउसवाइफ्स हैं वो भी कर सकती हैं। नेवर टू लेट। सो नेवर टू लेट। सो कल का दिन पहला दिन हो सकता है, अच्छा दिन हो सकता है, और आज का दिन हो सकता है। अगर आप टीवी का प्रोग्राम देख रहे हो तो चाय के साथ आज से शुरू कर दीजिए। और मैं आपका शुक्रिया कहना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे बुलाया और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मेरे विचार शेयर करने का चांस दे दिया। आई वुड ऑल्सो गो वन स्टेप अहेड क्योंकि आपने उल्लेख किया अबाउट अ स्पेशल सेक्शन ऑफ यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल और फीमेल यूरोलॉजी सब सेक्शन। जी जी। FFUS जो यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया का सब सेक्शन है जी। और हमारा खुद का एक चैनल है जिसमें देश भर के यूरोलॉजिस्ट ने ये चैनल के द्वारा टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट यूरिनरी प्रॉब्लम्स जी जी वीडियोस हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड किए हुए हैं कि अगर मैं ओएबी का मरीज हूँ तो मुझे क्या करना है, राइट फ्रॉम डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट। तो ऑन बिहाफ ऑफ यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया मैं सबको अर्ज करूंगी कि FFUS चैनल भी देखिए, जरूर ये पॉडकास्ट देखिए, लेकिन उसके साथ ये चैनल भी देखिए क्योंकि दुनिया मतलब इंडिया के पूरे यूरोलॉजिस्ट उसमें अपने पेशेंटों के लिए कुछ अच्छी बातें कह रहे हैं, तो जरूर देखिए। नहीं, डेफिनेटली मैडम, क्योंकि बहुत पुराने समय से भी लोग कहते थे कि नॉलेज इज पावर, और ज्ञान तभी जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है जब उसका उपयोग किया जाए। और इतनी बहुमूल्य चीज़ें आपने बताई, और खास जो लोग अभी तक उस FFSU के चैनल को नहीं देखे हैं, आई थिंक इस संवाद के बाद उनको दोनों एक्सेस रहेगा कि आज आपके बताए हुए इन निर्देशों को, इन सजेशंस को फॉलो करें, और वो वीडियो जाके जो फीमेल फंक्शनल यूरोलॉजी का है पोर्टल, वहाँ पे भी देखें। ये मैसेज उनके तक पहुँचने के लिए उन्हें ये पूरा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपके प्रेजेंस के लिए, सो काइंड ऑफ यू। और दर्शकों इसका पूरा आनंद लीजिए, और नई जिंदगी के लिए आपको इंतजार नहीं करना है, आज से ही पहला कदम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस से शुरुआत करें, और पॉडकास्ट से सारी आपकी जो दुविधाएं होंगी वो दूर हो गई होंगी। मैडम ने सारे सरलता से इन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। So one important takeaway from this discussion of today is that overactive bladder or OAB is not just a urinary condition, it's a quality of life condition. With early recognition, communication, lifestyle measures and evolving therapies, we can truly improve patient outcomes. Thank you to all our listeners for joining us on Beyond the Bladder series of podcast. We'll see you again in the next episode. Until then, stay informed and stay empowered.